अस्सलाम वालेकुम। Okay, the mechanics में today we have to discuss paper October-November 2022 variant 4-3. Variant 4-3. This is the last paper of the year 2022. Otherwise, हम बाकी पेपर सब discuss कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। So this is the paper. जी बताइए प्रॉब्लम्स। सर क्वेश्चन नंबर 3। आदि आपने क्या कहा, आवाज नहीं आई। सर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 3 एंड 7 और 4 की डिमांड रिदा की तरफ से आ रही। तो लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन 3। Okay, question 3 here is a ring of mass 4 kg, a ring of mass 4 kg is threaded on a smooth circular rigid wire with center C. The wire is fixed in a vertical plane and the ring is kept at rest. The ring is kept at rest by a light string connected to A, the highest point of the circle. The string makes an angle of 25 degrees to the vertical. Find the tension in the string and the magnitude of the normal reaction force. देखिए है वो इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है, तो हमने करना ये है कि सारी फोर्सेस रिंग के ऊपर, रिंग इज द ऑब्जेक्ट बेसिकली, रिंग पे जो सारी फोर्सेस है वो लेबल करनी है। जब आप सारी फोर्सेस रिंग पे लेबल कर लेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम वाला केस में नेट फोर्सेस का सम वो जीरो होगा, वो लेंगे तो आई होप कि आंसर आना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम लेबलिंग होगा क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट डायग्राम है। टेंशन तो शायद इतना इशू नहीं होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लेवल करना थोड़ा सा इशू होगा, एंगल एग्जैक्टली फाइंड करना, रिजॉल्व वगैरह करना वो थोड़ा सा इशू होगा। चलें करते हैं। तो टेंशन सबसे पहले, टेंशन अगर रिंग है तो सबसे पहले टेंशन की बात करें तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ठीक हो गया। weight is always vertically downward, so weight is vertically downward means 40। आपका जो रिंग है वो रिजिड है और स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो उसमें नहीं है। तो कौन सी फोर्स रह गई है जो लेबल करना, आर, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और उसने फाइंड करने के लिए भी कहा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे लेबल करना, और हमें रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि वो हम जब ड्रॉ करते तो क्या क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब रिंग जिस प्लेन में है वो एक कर्व पाथ है, कर्व पाथ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा P1 का नॉलेज यूज करें। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा टेंजेंट। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट ऐसा होगा, और नॉर्मल बेसिकली हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। सो इसका मतलब कि इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब मुझे ये डायरेक्शन की एग्जैक्टली नहीं पता कि डायरेक्शन क्या इस तरफ है या इस तरफ है, वो भी अभी हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इतना समझ आना चाहिए कि नॉर्मल ये होगा, हमारा जो ग्रीन कलर है ये नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी ये आप डिसाइड करनी है। बताइए भाई, नॉर्मल की डायरेक्शन इस तरह होगी या इस तरह होगी, विच वन इज करेक्ट, 1 और 2?
याद रखिए आर हमेशा रिएक्शन फोर्स होती है, किसी न किसी फोर्स के रिएक्शन में फोर्स होती है। तो ये किसकी रिएक्शन में, यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे टेंशन के अगेंस्ट, टेंशन के रिएक्शन में ये फोर्स होगी। मीन अगर इस तरह फोर्स हो जाए, अगर इधर फोर्स लगे, इधर आपको अगर देखे तो एक टेंशन फोर्स का कंपोनेंट भी लग रहा होगा। रिएक्शन फोर्स भी अगर इधर हो तो फिर तो रिंग को उधर जाना चाहिए था, सर्कल के सेंटर की तरफ, लेकिन वो नहीं जा रहा। तो इसका मतलब इसके अगेंस्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, ओके, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। सो हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब आप इसको यहां लेबल करें या उससे बेहतर है कि आप यूं लेबल कर, ये ज्यादा बेहतर होगी। ये बात समझ आ गई, मैंने रिएक्शन फोर्स उधर की बजाय इधर लेबल कर, तो ये बात तो एक ही है, लेकिन वहां इसलिए लेबल की कि वहां पे हमारे पास एंगल्स की इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे यूज कर सकेंगे। सो ये है आर, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। ये एक्चुअली इधर है, बट वो उधर लेबल करें या इधर लेबल करें एक ही बात। जिस तरह आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आर को आप इधर लेबल करते थे या इधर लेबल करें, बात एक ही होती है। सो मैंने इसलिए किया है। अब हमने सब फोर्सेस को यहाँ पे रिजॉल्व करना है। अब रिजॉल्व करना है मीन कौन सी फोर्स को रिजॉल्व करना चाहिए, बताइए कौन कौन सी फोर्स को रिजॉल्व करना होगा। टेंशन और आर, आर को भी आर को भी रिजॉल्व करना है और टेंशन को भी रिजॉल्व करना है। चले पहले हम आर को रिजॉल्व करते हैं। आर को रिजॉल्व करने के लिए उसकी टेल से स्टार्ट लेना है। ये टेल से स्टार्ट लिया और हमेशा हम हेड की तरफ आते हैं इस तरह। अगर ऐसे रिजॉल्व किया तो आपको इधर कहीं पे ये वाला एंगल या ये वाला एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल कोई फाइंड करना मुश्किल नहीं है। व्हाट इज दैट एंगल? आपको ये बात पता है कि ये ट्राइंगल में ये एंगल 25 है, तो ये एंगल क्या होगा? ये भी 25 होगा। सो इफ दिस इज 25, दिस इज 25, सो ये 25, ये 25 हो गया 50। सो ये एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस 50, दिस इज 130। और अगर ये 130, दिस इज अगेन, दिस इज 50। और अगर ये 50 है, so this is r sin 50 and this is r cos 50। so हमने r को रिजॉल्व कर लिया। अब टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करना है। सो टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करना है, उसकी टेल से जाना है हेड की तरफ। सो ये देखिए मैं उसको रिजॉल्व करने लगा हूं। दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ टेंशन फोर्स। इसके अंदर वो एंगल, अब इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो ए पे वो कितना है? वो 25 है। सो उस 25 के ऑपोजिट दैट विल बिकम टी साइन 25। सो दिस इज, इधर ही मैं लिख रहा हूं, टी साइन 25 एंड दिस इज टी कॉस 25। तो सब फोर्सेस लेवल होगी। अगर किसी को आर का अभी भी अगर डाउट है कि आर की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, तो आप यहां से देख लें कि वर्टिकली तो समझ आ रही है जो भी फोर्सेस, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, देयर आर टू फोर्सेस। एक टेंशन टी साइन 25 जो कि राइट साइड पे है, और एक आर साइन 50 जो कि लेफ्ट साइड पे। अगर वो भी हम राइट पे कर दोनों एक की तरफ होती है, वो रिएक्शन फोर्स नंबर। ओके जी, अब आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ले, इक्विलिब्रियम केस है। सो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर हम लें तो उससे आपके पास आएगा टी साइन 25 इज इक्वल टू आर साइन 50। सो एक इक्वेशन ये बन रही है। और वर्टिकली अगर बात करें तो अपवर्ड फोर्स है टी कॉस 25 एंड डाउनवर्ड फोर्स इज आर कॉस 50।
and 40. सो इन टू इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, टेंशन भी आ जाएगी और आर भी आ जाना चाहिए. So t cos 25 is equal to 40 plus r cos 50. एक equation, r sin 25, r sin 50 is equal to t sin 25 is another equation. ये ठीक हो गया? Yes, sir. दोबारा बोलिए. आपने वेट को रिजॉल्व किया था? बन सकता है. और तो फिर टी को भी रिजॉल्व किया होगा. सही है, उसका भी ठीक. आपने फिर आर को रिजॉल्व नहीं किया होगा. आर तो और परपेंडिकुलर होगा, वो भी सही है. बिल्कुल ठीक. बस अगर वो एंगल फाइंड करना है वो आता हो. ये हो गया क्वेश्चन 3. इसके बाद रिदा ने क्वेश्चन 5 कहा था, सॉरी 4 कहा था शायद. ओके, क्वेश्चन 4 इज a particle P travels in the positive direction along a straight line with the constant acceleration. P travels a distance of 52 meter during the second of its motion. ये second का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले टाइम 1 फुट करके और फिर डिस्टेंस फाइंड करें टाइम 2 फुट करके, उन दोनों डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 52 मीटर. मीन सेकंड, विद इन जो सेकंड है उस इंटरवल में, सेकंड के इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? 52 मीटर. एंड द डिस्टेंस ऑफ 64 मीटर ड्यूरिंग द 4 सेकंड ऑफ इट्स मोशन. ठीक हो गया. फाइंड द इनिशियल स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ p. सो मैं इसमें से ये समझ रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन से ये समझ आ रहा है कि डिस्टेंस s2, ये वो है डिस्टेंस जो आप टाइम 2 पुट करके फाइंड करेंगे, माइनस s1, इसका आंसर क्या आएगा? 52 मीटर. ऐसे ही है ये बात. और 4th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो 64 मीटर हुआ है. सो 4th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल टिल 4 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल टिल 3 सेकंड, दैट डिस्टेंस इज 64 मीटर. ये हमारा इंफॉर्मेशन है. और अब फाइंड करना है हमने इनिशियल स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ p. चले, इसको पहले लेता हूं मैं, इस इक्वेशन को. s2 का मतलब s यहां पे अप्लाई करने लगा हूं. इनिशियल स्पीड वगैरह गिवन है यहां पे. तो हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर अप्लाई करें तो u और a 2 अननोन्स होंगे और मेरा ख्याल साइमल्टेनियसली बन के u और a आ जाएंगे, हो जाएगा. सो मैं अप्लाई करने लगा हूं s इज इक्वल टू ut, ये वाली इक्वेशन, प्लस हाफ at स्क्वायर. सो इस s2 के लिए u और टाइम क्या लिखेंगे? 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन और टाइम 2. ये हो गया s2. माइनस s1 के लिए u टाइम इज 1 plus half acceleration is a and time is 1, square is equal to 52. So 2u plus 2a minus u plus half plus the minus half a is equal to 52. So हमारे पास एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, u plus 3 by 2a is equal to 52. और सेकेंड इक्वेशन ये थी कि s4 माइनस s3 इज 64. अब इसको यूज करेंगे अगेन, यहाँ पे भी s इज इक्वल टू u और टाइम क्या पुट करेंगे आप? 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन t इज 4 माइनस
S3 ut time is 3 plus half acceleration is and time is 3 square is equal to 64. So ये 4u plus 8a minus 3u minus 9/2 होता है 4.5a is equal to 64. So 4u minus 3u is u plus 3.5a is equal to 64. So रिदा हमने हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई इन टर्म्स ऑफ u एंड a. इनको साइमल्टेनियसली करेंगे तो u आ जाएगा और a भी आ जाएगा. u इज द इनिशियल स्टेज. जी ये क्लियर है? क्या प्रॉब्लम इसी पार्ट में था या बी पार्ट में प्रॉब्लम था? सर यही पार्ट था. ठीक है. ओके जी. क्वेश्चन 4 के बाद फिर आप लोगों ने कौन सा कहा? 7. जी क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं. मेरा ख्याल है कि किससे हो गया कंप्लीट क्वेश्चन 7? इजरार अटेम्प्ट किया पेपर? अच्छा जी चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन 7. Particles of masses 1.5 kg and 3 kg lie on a plane which is inclined at an angle of alpha degree to the horizontal, where tan alpha is 3/4. मेंटली जितने हम क्वेश्चन कर चुके हैं अब हमें पता होना चाहिए कि साइन अल्फा क्या होगा 3/5 और कॉस अल्फा क्या होगा 4/5. Okay, the section of the plane from A to B is smooth. So ये उसके स्टार्ट भी बता रहा है. इसका मतलब ये थ्रू ऑफ द क्वेश्चन ये बात अप्लाई होगी अगर कहीं मेंशन नहीं करता अलग से. So A से B जो पाथ है वो स्मूथ है and the section of the plane from B to C is rough. अच्छा वो भी बता दिए कि B से C रफ है. The 1.5 kg particle is held at rest at A and the 3 kg particle is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium means it is about to slide down at B. The distance AB is x meter and the distance BC is 4 meter. Show that the coefficient of friction between the particle at B and the plane is 0.75. तो हमने सिर्फ B को कंसीडर करना है और B लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है. तो आप सब फोर्सेस B पे लेवल कीजिए. B का वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कितना 30. सो हम उस 30 को रिजॉल्व करेंगे. दिस इज अल्फा. सो दिस इज 30 sin alpha and this is 30 cos alpha. फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? इट इज अबाउट टू मूव ना. मुझे ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि इट इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन एक्सटर्नल फोर्स को ना. सो एक ही वो कंपोनेंट ऑफ वेट है डाउनवर्ड जिसकी वजह से डाउनवर्ड मूव कर. सो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगेंस्ट होगी. दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. कोई और फोर्स तो नहीं है जो कि इस पे लेबल कर. तो यहाँ पे आ जाएगा हम F किसके इक्वल है ये क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो F इक्वल होगा 30 साइन अल्फा के और R इक्वल होगा 30 cos alpha. So 30 sin alpha means sin alpha is 3/5. So F is 18 and R is 30 cos alpha means 4/5. So R is 24.
So F is equal to mu R. So mu is equal to F over R, 18 over 24, which is 3/4, 0.75. और यही हमने प्रूव करना था. आई थिंक पार्ट ए में प्रॉब्लम ठीक हुआ. फिर क्या कहता है? The 1.5 kg particle is released from rest. In the subsequent motion, the two particles collide and coalesce. The time taken for the combined particles to travel from B to C is 2 seconds. The time taken for the combined particles to travel from B to C is 2 seconds. The coefficient of friction between the combined particle and the plane is still 0.75. Find x. So आपको सिर्फ बता दिया कि ऊपर से वो 1.5 kg पार्टिकल को रिलीज किया रेस्ट से, और उस मोशन में पार्टिकल दोनों कोलाइड हो रहे हैं. कोलिजन के बाद दोनों कोएलेस कर रहे हैं. कोएलेस होने के बाद वो बी से सी तक ट्रेवल करने में उसको 2 सेकंड लगते हैं. और कंबाइंड पार्टिकल और प्लेन के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75. हमें एक्स फाइंड करना है. किधर एक्स? ये एक्स. सो एक्स कैसे फाइंड होगा? एक्स फाइंड करने के लिए हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि अगर इस पाथ में मुझे 3 इंफॉर्मेशन पता चल जाए, अगर मुझे 3 इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो एक्स डिस्टेंस आ जाना चाहिए. तो क्या मुझे 3 इंफॉर्मेशन पता है? इनिशियल स्पीड मुझे पता है कि 0 है, डिस्टेंस नहीं पता, और 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. 2 इंफॉर्मेशन. एक इंफॉर्मेशन हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी फोर्सेस हम ए पे लेबल कर लें. चले कर लेते हैं पहले वो. मीन ए पे अगर मैं फोर्सेस सब लेबल करूं तो ए के ऊपर वेट एक्ट कर रहा है 15 न्यूटन, और उसको अगर हम रिजॉल्व कर लें तो ये क्या बनेगा? 15 साइन अल्फा, और ये है 15 कॉस अल्फा, और ये है आर. सो आप इस ऊपर फ्रिक्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सरफेस स्मूथ है. सो जब स्मूथ है सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अगर मैं अप्लाई करूं तो व्हाट्स द नेट फोर्स? नेट फोर्स में 15 साइन अल्फा. सो द ओनली फॉरवर्ड फोर्स इज 15 sin alpha is equal to ma 1.5 a. So sin alpha थी 3/5. So हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है 9/1.5, 6. सो एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुकी है, लेकिन स्टिल हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है. हमारे पास इनिशियल स्पीड भी आ गई है. इनिशियल स्पीड 0 थी इसकी. एक्सेलरेशन आ चुकी है 6. एक और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकें, ताकि इक्वेशन का मोशन अप्लाई करें और डिस्टेंस आ जाए. अब वो थर्ड इंफॉर्मेशन तो कौन सी है? हमें टाइम नहीं है पता, हमें बिल्कुल नहीं पता. क्या हम फाइनल स्पीड फाइंड कर सकते हैं? यस. यहाँ पे बात हो रही है कोलिजन की, ऐसा ही है ना? सो कोलिजन मीन हमारे माइंड में टॉपिक आ जाना चाहिए जहां पे कोलिजन होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या हेल्प करता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल होते हैं. हमने बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बी का तो 0 है, ए का बिफोर कोलिजन स्पीड मिसिंग है, और वही स्पीड हमें चाहिए. इमीडिएटली बिफोर कोलिजन वी वांट द स्पीड ऑफ ए, और अगर वो हमें पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और वो बिफोर कोलिजन स्पीड कैसे आएगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लेकिन अब हम देखते हैं क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने के लिए इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है हमारे पास? बिफोर कोलिजन आप बात करें अगर बिफोर कोलिजन, तो हमारे पास स्पीड नहीं है,
क्या आफ्टर कोलिजन हमारे पास स्पीड है? हमारे पास तो आफ्टर कोलिजन की स्पीड नहीं है। हमारे पास आफ्टर कोलिजन ये पता चल रहा है कि कोलिजन हो रहे हैं, लेकिन स्पीड वो भी नहीं है। तो अब आप ऐसा करें, आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड फाइंड करें। वो कैसे फाइंड करें? जब यहाँ पे उनका कोलिजन हुआ, जब यहाँ पे इनका कोलिजन हुआ, इसमें तीन इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक है हमारे पास डिस्टेंस 4 मीटर, ऐसा ही है। टाइम भी शायद पता है, 2 सेकंड गिवन था। डिस्टेंस भी पता है 4 सेकंड, और टाइम भी पता है 2 सेकंड। सो आप क्या कीजिए, वही नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई करके आप फाइंड करें इसकी एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगी जो पहले हमने फाइंड की थी 6, या सेम आएगी? चले, हमें डाउट है तो डाउट क्लियर करते हैं। ये अब एक पार्टिकल कंसीडर कर लें, इसका वेट कितना बनेगा? 3 + 1.5 इज 4.5, 45 न्यूटन। सो 45 न्यूटन को रिजॉल्व किया, सो दिस इज 45 साइन अल्फा, दिस इज 45 कॉस अल्फा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस तरफ है, दैट्स इट। ऐसा ही है, और कोई फोर्स तो नहीं आनी चाहिए ना। हमें न्यू पता है, न्यू इज 0.75। सो क्या एफ, अब मूवमेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। सो नेट फोर्स अब क्या होगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं अप्लाई करूं तो व्हाट्स द नेट फोर्स? सो फॉरवर्ड फोर्स है आपके पास 45 साइन अल्फा। साइन अल्फा को मैं लिख देता हूं 3/5, ये है फॉरवर्ड फोर्स, माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, मैस है 4.5, और एक्सेलरेशन इसी में 45 और 45 को मैंने कैंसिल किया, 9, 9 टाइम्स 3 इज 27, माइनस फ्रिक्शन की जगह मैं लिख रहा हूं म्यू आर, और म्यू की जगह लिख रहा हूं 0.75। एंड व्हाट इज आर? आर इक्वल है 45 कॉस अल्फा के, 45 कॉस अल्फा। सो 45 कॉस अल्फा क्या था? 4/5 इज इक्वल टू 4.5। ए यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगी। सो 27 माइनस 9 4 द 36, 36 का 3/4 27। ट्वेंटी सेवन आ रहा है, ओहो। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सेलरेशन जीरो। क्या मतलब एक्सेलरेशन जीरो? इसका मतलब जब वो दोनों का कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद स्पीड उनकी कांस्टेंट थी। ये कहीं क्वेश्चन में बताया हुआ तो नहीं था? अगर तो बताया हुआ था तो ये बहुत ही बड़ी हमने की है। क्वेश्चन में क्यों बताया तो नहीं था स्पीड कांस्टेंट है? चले, फिर इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया। अब हमें पता चल गया स्पीड कांस्टेंट है, नहीं बताया था। चलो, ये फिर हमने वेरीफाई हो गया, स्पीड एक्सेलरेशन जीरो का मतलब आफ्टर कोलिजन द स्पीड इज कांस्टेंट। सो स्पीड कांस्टेंट, तो अब आप बताइए वो स्पीड कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब आपको क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने की जरूरत है? जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम अप्लाई सिंपली करते हैं, और डिस्टेंस था आपका 4 मीटर और टाइम था 2 सेकेंड। सो दिस इज 2 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर कोलिजन हमें स्पीड पता चल गई 2 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? अब मैं लगाने लगा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो आफ्टर कोलिजन आपको स्पीड को पता चल गई है कि दोनों पार्टिकल कोएलेट थे, कंबाइंड पार्टिकल थे, उनकी स्पीड थी 2। बिफोर कोलिजन मैं उनकी स्पीड फाइंड करना चाहता हूं, बेसिकली एक ही फाइंड करना चाहता हूं। सो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए इज 1.5 p,
ऐसे ही है, 1.5 डैश था और स्पीड उसकी अननोन, प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक बी तो रेस्ट पे था, उसका मोमेंटम 0। सो आफ्टर कोलिजन दोनों की स्पीड 2 है, सो 2 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 3, या एक ही दफा 2 इंटू 4.5 कर लें। सो 1.5 v इज इक्वल टू 9, 9 ओवर 1.5 इज 6। तो इसका मतलब इमीडिएटली बिफोर यहाँ पे ए की स्पीड पता चल की वो 6 थी। सो ए की इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन हमने पहले फाइंड किया हुआ था 6, अब फाइनल स्पीड पता चल गई 6। तो अब आप वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, 2as is equal to v square minus u square से। So acceleration 6, distance x, final speed 6 square, initial speed 0. So x is 36 over 12. Yes, x is 3. तो x is 3 काफी घुमाया मतलब क्वेश्चन की मैं मुश्किल नहीं थी, लेकिन उसमें एक जो कैलकुलेशन करवाने के लिए बहुत सी चीजें हमें करनी पड़ी। मीन हमें ये बात पता थी कि ए से बी तक डिस्टेंस फाइंड करना था, उसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन थी इनिशियल स्पीड। हमने ए पे 1.5 केजी पार्टिकल पे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करके एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, लेकिन हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन होगी, थर्ड इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं थी। थर्ड इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करनी थी ए की फाइनल स्पीड, वो कोलिजन से पहले वाली स्पीड थी। कोलिजन से पहले वाली स्पीड फाइंड करने के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने के लिए हमें फाइनल स्पीड पहले चाहिए थी, और फाइनल स्पीड हमने फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ी, और एक्सेलरेशन की वर्किंग करने के बाद पता चला एक्सेलरेशन तो 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 आ गया तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट फिर कैसे फाइंड करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो स्पीड आ गई 2 आफ्टर कोलिजन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हमने बिफोर कोलिजन स्पीड 6 फाइंड कर ली, और जब 3 इंफॉर्मेशन आ गई तो हमने वो डिस्टेंस x फाइंड कर लिया। इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे क्या है, मैं डायग्राम में चेंज ना हो जाए फिर। टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इन एनर्जी। सो टोटल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है फ्रॉम द टाइम ए इज रिलीज रीच एट सी। अगर कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन इसमें से चाहिए हुई तो आप मुझे बताएंगे, आपके पास आई होप आपने नोट कर लिया होगा सब कुछ। सो हमने फाइंड करना है टोटल लॉस ऑफ एनर्जी of the particles from the time the 1.5 kg particle is released until the combined particle reach C. तो टोटल एनर्जी स्टार्ट में फाइंड करें। आप बताइए ए की टोटल एनर्जी बिफोर टोटल एनर्जी ऑफ ए स्टार्ट में, क्या काइनेटिक एनर्जी थी इसकी स्टार्ट में? भी रेस्ट पे था ना, रेस्ट से स्टार्ट किया, कुछ काइनेटिक एनर्जी तो कोई नहीं थी। सो ए की काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? इट वाज ए एंड बी, मैं दोनों कर लेता हूँ, ये इकट्ठे कर लेता हूँ, ए एंड बी। सो ए की काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, mass 1.5, g is 10, एंड हाइट कितनी थी उसकी? ये हाइट d sin थीटा होता है हाइट। अब d आपको पता है ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, 7 sin थीटा, 7 sin अल्फा, समझ रहे हैं ना? ये 7 sin अल्फा, और sin अल्फा क्या है? 3/5। सो ये ए की होगी, प्लस
बी, ये ए पार्टिकल ए की होगी। अब बी की काइनेटिक एनर्जी उसकी भी 0 थी, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या है, mgh मीन 3 × 10, और उसकी हाइट क्या थी, d sin थीटा मीन 4 sin थीटा, 4 sin अल्फा। सो 4 sin अल्फा इज 3/5। इसकी कैलकुलेशन कीजिए, बताइए ये क्या बनता है। 63 72। सो टोटल कितनी होगी, सो दिस इज द टोटल एनर्जी बिफोर व्हेन ए इज रिलीज। अब आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है बिल्कुल बॉटम पे मीन टोटल एनर्जी। अच्छा वो जो थी टोटल एनर्जी, अच्छा चलें, ऑफ बोथ पार्टिकल्स एट सी। अब मुझे बताएं सी पे दोनों की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, नो, वहां पे हाइट नहीं है कोई भी। काइनेटिक एनर्जी तो है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर, सी पे किस स्पीड के साथ पहुंचे, 2 थी शायद, 2 थी। सो पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों की 0 होगी, और काइनेटिक एनर्जी अब दोनों की हो जी, हम चेंज नहीं फाइंड करें, हम वी आर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी एट सी। सो एट सी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की 0 है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ 1.5 टू स्क्वायर, ये एक पार्टिकल की, और दूसरे की हाफ 1.5 इन, सॉरी कंबाइन करके कर लें, एक ही बात है, कंबाइन करके कर लें, अलग अलग कर लें, लेकिन एक में मैथ आप 1.5 लिखेंगे, दूसरे में 3 लिखेंगे। कंबाइन करके भी कर सकते हैं, हाफ 4.5 इंटू टू स्क्वायर, हाफ 4.5 इंटू टू स्क्वायर बनता है 9। 9। सो ये है एनर्जी एंड पे। हमने कैलकुलेट करना था लॉस। सो स्टार्ट में उनकी एनर्जी थी 135, और अब है 9। सो टोटल लॉस कितना हुआ, 135 माइनस 9, 126 जूल्स। यस, सो लॉस ऑफ एनर्जी इज 126 जूल्स। जी, ये था क्वेश्चन 7। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। वैसे अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो कैलकुलेटर, आपके पास ऐसे कैलकुलेटर हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू इनकी देते हैं, तो फिर तो आप उसे लिख सकते हैं, और अगर वो नहीं देते तो फिर आपको साइन कॉस टेन की वैल्यूज आनी चाहिए। सो वो मैं लिख देता हूँ। अगर आपका कैलकुलेटर एग्जैक्ट वैल्यूज साइन कॉस टेन की नहीं देता, ये मैं बेसिकली करवा रहा हूँ P1 में, ज्यादा आपको जरूरत पड़ सकती है, तो ये वैल्यूज का एक टेबल बना देता हूँ, वो नोट कर लें। सो मैं ऐसा करता हूँ, 0, 30, 45, 60 और 90, इन सब की वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज आपको लिख देता हूँ। साइन के लिए, कॉस के लिए, और टेन के लिए। इनमें से आपके पास
जो कैलकुलेटर्स हैं ये सब वैल्यूज आपको वहां से एग्जैक्ट मिल जाती है, लेकिन कुछ कैलकुलेटर्स अगर नहीं देते तो 0 और 90 तो वो भी एग्जैक्ट देती है, सिर्फ 30, 45 और 60 पे डाउट होता है। तो जरा लिख लेते हैं। अच्छा, जरा अगर समझेंगे थोड़ा सा शायद तो आसान भी हो जाएगा। वैसे ग्राफ भी आपको याद है, साइन 0 पे 0 होता है और साइन 0 पे 0 होता है और कॉस 90 पे 0 होता है। साइन और कॉस के जो एंगल जिनका सम 90 होता है उनकी वैल्यू इक्वल होती है। इसी तरह साइन 91 होता है और कॉस 01 होता है। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 होता है 1/2। साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 होता है √3/2। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यूज इक्वल होती हैं। वो आप कैलकुलेटर में जब चेक करेंगे तो आपको मिलेगी √2/2, ये मिलेगी √2/2, ये कैलकुलेटर में मिलेगी। लेकिन अगर आप 1/√2 लिखे तो वो भी ठीक है, एक ही बात है। ये 1/√2 और √2/2 सेम एक ही बात बनती है। सो आप 1/√2 लिखें या √2/2 लिखें, जो आप बेहतर है, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लिख सकते हैं। सो चलें अभी हम कैलकुलेटर वाले लिख रहे हैं √2/2। अगर टेन की वैल्यू करनी है तो आपको ये बात पता है कि टेन होता है साइन ओवर कॉस। तो जो साइन और कॉस की वैल्यू है उनको साइन को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करें। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3। √2/2 को डिवाइड करना है √2/2 से 1 आएगा। √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से तो √3 आएगा। और 1 डिवाइड बाय 0 इज इनफिनिट, अनडिफाइंड। अगर आपको tan का ग्राफ भी याद हो तो वो tan 90 पे इनफिनिट शो करता था। सो अगर आपके पास कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज एग्जैक्ट आपको वो देता है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फिर आप याद करेंगे। ओके, कल के लिए पेपर नोट कर लें। अब हमारा 2022 कंप्लीट हो गया, 2023 की तरफ चलें या 21 की तरफ? 23। ओके जी, 2023 आप हम स्टार्ट करते हैं मई जून से। सो मई जून 2023 9709 वेरिएंट 11। याद रखिए, आपकी स्पीच पेपर करने की मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। मेरे साथ साथ अगर सिर्फ चल रहे हैं तो 5, 6, 7 पेपर और होने चाहिए। आपकी पेपर की अटेम्प्ट करने की फ्रीक्वेंसी इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए बिफोर द एग्जाम। सो वी विल डिस्कस दिस पेपर टुमारो। और ये 1 नहीं है, 4-1 so attempt this paper, we will discuss this. Thank you so much. Allah Hafiz.